डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना। तो इसमें देखिए दांत है वो उसकी संरचना में देखें तो इसके 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला भाग शिखर, दूसरा भाग ग्रीवा और तीसरा मूल। तो ये दांतों में 3 भाग पाए जाते हैं। दांत की संरचना यदि देखें बाहर से अंदर की ओर तो कितने भाग होते हैं इसके? 3 भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल। तो सबसे पहले भाग देखिए इसका शिखर भाग, सबसे बाहर वाला भाग जो होता है शिखर वाला भाग, ये जो है वो सफेद सफेद दिखाई देने वाला भाग जो होता है, और इसमें इसके बाहर चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। किसका? इनेमल का आवरण पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इनेमल। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सा? इनेमल। ठीक है, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है ये, और ये कैल्शियम के फॉस्फेट व कार्बोनेट से बना होता है। 90 to 95% इसमें क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, और 5 से 6% जो है वो इसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इनेमल या दंतवल्क जिसको कहते हैं, सबसे बाहर का भाग होता है, और ये सिर्फ शीर्ष भाग तक ही सीमित रहता है। यानी इसका जो शीर्ष भाग है यहां तक ही सीमित रहता है। इसके नीचे के भाग पर ये इनेमल का आवरण है वो नहीं पाया जाता दांतों में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला भाग हो गया शिखर, जिस पर क्या पाया जाता है? इनेमल का आवरण पाया जाता है। और उसके बाद में आती है ग्रीवा भाग। ये ग्रीवा भाग, ये जो इसका शीर्ष भाग जब मसूड़ों में धंसता है तो मसूड़ों में धंस करके ये जो भाग बनाता है बीच का, ये भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा भाग कहलाता है, जो इसकी मूल से, दांतों की मूल से जुड़ा हुआ भाग होता है। ठीक है, और फिर तीसरा भाग आता है इसकी मूल। ठीक, ये अंतिम भाग होता है जो किसमें धसे रहता है? ये जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से होते हुए ये इसकी जो अस्थि होती है, किसकी अस्थि? जबड़ों की अस्थि। तो जबड़ों की अस्थियों के अंदर ये धसा हुआ भाग होता है, और ये रक्त वाहिनियों से जुड़े रहते हैं, जहां से इसको पोषण, यहाँ से इसके अंदर जो अंदर का जो भाग होता है दांतों का, वो खोखला होता है, जिसे पल्प गुहा कहा जाता है, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में क्या पाई जाती है? तंत्रिकाएं एवं रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, जो इनमें संवेदना और पोषक पदार्थों को पहुंचाने का काम करती है। इसके साथ साथ इसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या करती हैं? दांतों की वृद्धि में सहायता करती है। दांतों का जो विकास होता है उसके लिए ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। वृद्धावस्था के अंदर या एक निश्चित अवस्था के अंदर, वृद्धावस्था तो नहीं कह सकते हम, एक निश्चित अवस्था में क्या होता है? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो है वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी, और निष्क्रिय हो जाने के कारण क्या होगा? दांतों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ये इसकी पल्प गुहा में ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, सीमेंट नुमा। ये आवरण होता है डेंटिन, और इस डेंटिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं किसका स्त्रावण करेगी? डेंटिन का, जो इसके चारों ओर का आवरण बनाती है। ठीक है, और ये इसका जो अंदर का भाग है, ये जो मूल वाला भाग है, इस मूल वाले भाग में एक मूल रंध्र पाया जाता है, जिसका ये खुला छोर है, जो यहाँ से नीचे जबड़े की अस्थियों से धसा हुआ रहता है। ठीक है, और वहां से पोषण प्राप्त करने का काम करता है। तो ये हो गए इसके 3 भाग दांत की संरचना में, एक तो शिखर, एक ग्रीवा और एक मूल। मूल में यदि देखें तो ये जो होते हैं कृंतक दांत और ये कैनाइन दांत जो होते हैं, इंसाइजर और कैनाइन, इन दांतों के अंदर एक एक मूल पाई जाती है। ठीक है, एक एक जड़ होती है। किसमें? इंसाइजर और कैनाइन, इन दांतों में एक एक मूल पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे जो दांत है कौन कौन से? प्री मोलर और मोलर। इनमें देखिए प्री मोलर में 2 से 3 होती है मूल एक प्रीमोलर में, और
मोलर दांत के अंदर 3 से 4 मूलें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मूल के बारे में कि जो इंसाइजर और कैनाइन दांत है उनमें एक एक मूल पाई जाती है, प्री मोलर में 2 से 3 और मोलर दांत के अंदर कितने 3 से 4 मूलें हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दांतों की संरचना। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें? शिखर, ग्रीवा और मूल। शिखर भाग पर इनेमल का आवरण पाया जाता है जो शीर्ष तक ही सीमित रहता है। यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और क्योंकि इनका अपघटन है वो आसानी से नहीं होता है। ठीक है, इसके भीतर ये डेंटिन का आवरण पाया जाता है इसमें, और इसके अंदर केंद्रीय भाग में एक गुहा पाई जाती है जिसे पल्प गुहा कहते हैं, जिसमें तंत्रिकाएं और रुधिरवाहिनियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, और नीचे का भाग जो है वो क्या कहलाता है? मूल कहलाता है, जिसमें जिसका एक भाग है वो नीचे की ओर खुला हुआ होता है, जिसे मूल रंध्र कहते हैं नीचे वाला भाग जो है, और वो मूल रंध्र का खुला छोर है जो नीचे की ओर पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी दांतों की संरचना होगी। अब इसका अगला भाग जो है आहार नाल का, वो भाग है अपना ग्रसनी या फेरिंग्स। ठीक है, ग्रसनी या फेरिंग्स जैसे देखिए इसमें चित्र में देख सकते हो आप, ये जो भाग होता है ये भाग इसका क्या कहलाता है? ग्रसनी भाग कहलाता है। ठीक है, ये मुख है और ये पूरी मुख गुहा है, और ये इसमें नासा रंध्र है वो आकर के खुलते हैं यहाँ पर। तो पर एक उपास्थल ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। जब मुख ग्रसनी से भोजन ग्रास नाल में जाता है उस समय क्या करता है? ये जो एपिग्लोटिस है ये क्या करेगा? इस श्वास नली के जो रंध्र है, जिसको घाटी द्वार भी कहते हैं हम, इसको ये बंद कर लेता है और भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की हमारी ग्रसनी होती है। इसमें पहली आती है मुख ग्रसनी, दूसरी नासा ग्रसनी और तीसरी कंठ ग्रसनी। तो ये जो मुख ग्रसनी होती है ये क्या काम करती है? ग्रास नाल में भोजन को ले जाने का काम करती है। कौन? मुख ग्रसनी। ये क्या करेगी? ग्रास नाल में भोजन को ले जाती है। फिर नासा ग्रसनी है, ये नासा छिद्रों द्वारा, आंतरिक नासा छिद्रों से जुड़ी रहती है और ये वायु को श्वास नली में ले जाती है। फिर आती है कंठ ग्रसनी, ये तीसरी ग्रसनी है जो श्वास नली और ग्रास नाल में विभाजित हो जाती है आगे जाकर के। ठीक है, तो इनके अलावा इनके अंदर 2 रंध्र पाए जाते हैं ग्रसनी के अंदर। इन भागों के अलावा बड़े रंध्र होते हैं ये, एक तो घाटी द्वार और एक निगल द्वार। घाटी द्वार इसको बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, और घाटी द्वार या ग्लोटिस, और दूसरा भाग होता है इसका निगल द्वार या गैलेट। ये घाटी द्वार है, ये श्वास नली का ऊपरी छिद्र होता है, रंध्र होता है, जहां से श्वास है वो, जिसके द्वारा श्वास नली में पहुंच जाता है। ये जो निगल द्वार है ये किसका? ग्रास नाल का सबसे ऊपरी छिद्र होता है जो भोजन को ग्रास नाल में पहुंचाने का काम करता है। इनके अलावा इसमें 2 रंध्र और होते हैं, 2 छिद्र और पाए जाते हैं अन्य। एक तो होता है अंतःनासा छिद्र, एक जोड़ी अंतःनासा छिद्र होते हैं जो नासा से आकर के नासा ग्रसनी में खुलते हैं, और दूसरा होता है यूस्टेकियन नलिका छिद्र। ठीक है, कौन से छिद्र होते हैं? यूस्टेकियन नलिका छिद्र। ये जो यूस्टेकियन नलिका है ये कहां से आती है? ये आती है मध्य कर्ण से। मध्य कर्ण से ये नलिका आती है और ये आकर के कहाँ खुलती है? ग्रसनी भाग में खुलती है, जो कर्ण पटह पर वायु के दाब को क्या करती है? समान बनाए रखती है। ठीक है ना, कर्ण पटह जो होता है ना उस पर ये मध्य कर्ण से आएगी, तो कर्ण पटह जो है उसका मध्य कर्ण वाला जो भाग है उसकी ओर क्या करती है? ये वायु के दाब को बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, तो ये यूस्टेकियन नलिका जो होती है ये ग्रसनी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला भाग आता है ग्रास नाल, या इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये क्या करता है? ग्रसनी को किससे जोड़ता है? ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। कौन?
कौन सा भाग? ग्रास नाल, या इसको क्या कहते हैं? ग्रसिका भी कहा जाता है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेश या नली होती है। ये देखिए इसमें ये जो भाग है ये तो ग्रसनी वाला भाग हो गया, और ग्रसनी भाग के नीचे जो भी ये नलिका रूपी संरचना दिखाई दे रही है, ये कौन सा भाग है? ग्रास नाल या ग्रसिका। ठीक है, तो ये पेशीय संरचना होती है और इसमें संकुचन की क्रिया होती है, और संकुचन की क्रिया के द्वारा ये भोजन को आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो इसमें लगातार संकुचन चलता रहता है, और जब भोजन इसमें आता है तब तो फिर और ये कहाँ पहुंचा देगी? भोजन को आमाशय में पहुंचा देती है। ठीक है, इसके जो ग्रास नाल है, इसकी यदि हम औत्तिकी देखें तो इसके 4 भाग होते हैं। औत्तिकी किसे कहते हैं? उत्तकीय संरचना। इसकी कोशिकीय संरचना जो होती है, अंदर की आंतरिक संरचना जो है, उसके अंदर देखें तो इसमें सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो कौन सा होता है? सिरोसा। ठीक है, सिरोसा जो भाग है ये प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजी उत्तकों का बना रहता है। किसका बना रहता है? प्रत्यास्थ तंतुमय संयोजी उत्तक का बना स्तर होता है, और ये एक प्रकार का विसरल पेरिटोनियम है। पेरिटोनियम आवरण जो होते हैं ना, ये जो उदर गुहा है उसके भीतर के और आवरण पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पेराइटल पेरिटोनियम और एक विसरल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम ये उदर की आंतरिक भित्ति को कवर करता है, और जो विसरल पेरिटोनियम है ये आंतरांग जो होते हैं, आंतरिक अंग जो होते हैं, उनकी बाह्य भित्ति का निर्माण करने का काम कौन करता है? विसरल पेरिटोनियम। तो ये विसरल प्रकार का पेरिटोनियम इस सिरोसा भाग में पाया जाता है। ठीक है, आवरण होता है ये। फिर आता है पेशी स्तर या मसल्स लेयर। ये मसल्स लेयर जो है ये इसमें 2 भागों में बटा हुआ होता है। ये एक तो बाहर की ओर अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है। ये अनुदैर्ध्य पेशी मतलब समझ गए ना, ये ऐसे सीधी लगी रहती है ऊपर से नीचे की ओर ऐसे। ठीक है, इसमें देखे ना पेशी स्तर में, तो इसमें ये इस प्रकार से ये लगे रहेंगे सीधे। ठीक है, और दूसरा होता है वर्तुल पेशी स्तर। बाद में ये दूसरे स्तर में ये इस प्रकार से ये वर्तुल लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के पेशी स्तर होते हैं। एक तो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, ये इस प्रकार से सीधे होते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, लंबे सीधे खड़े, और ये वर्तुल स्थिति के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वर्तुल पेशी स्तर होता है, और दूसरा बाहर वाला कौन सा होता है? अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, और अंदर वाला वर्तुल पेशी स्तर। ठीक है, जो ये पेशी स्तर क्या करता है? इसमें जो क्रमाकुंचन की जो क्रिया होती है, उस क्रमाकुंचन की क्रिया को पूर्ण करता है। ठीक है, फिर आता है अधश्लेष्मिका या सब म्यूकोसा। ये क्या होता है? मोटा स्तर होता है, श्लेष्मिक स्तर होता है। इसमें क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, ये मोटा स्तर है जिसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। इसके अलावा तंत्रिका तंतु और रक्त वाहिनियां भी होती है। किसके भाग में? इसके अधश्लेष्मिका भाग में। और ये जो भाग है ये अवकाशी संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? अवकाशी संयोजी उत्तक। अवकाशी है, इसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है? बीच में अंतराकोशिक अवकाश जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, स्पेस ज्यादा होता है इसमें, इसलिए इसको अवकाशी संयोजी उत्तक कहते हैं। इस उत्तक का बना हुआ ये भाग होता है कौन सा भाग? सब म्यूकोसा या अधश्लेष्मिका। ठीक है, इसके बाद में आपका चौथा भाग आता है ग्रास नाल का। ये सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे अंदर का स्तर कौन सा पाया जाता है? श्लेष्मा स्तर, या इसको बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है, ये किसका बना होता है? स्तरित सल की उपकला का बना हुआ होता है। ठीक है, हमने उपकला उत्तक पढ़े थे ना हमने, सरल होता है, स्तरित होता है और विशिष्ट होते हैं। तो उसमें जो स्तरित होते हैं, जो बहुत सारे स्तरों में विभाजित रहते हैं, उनमें से ये सल्की होता है। ठीक है, हमने पढ़े थे एक तो सल्की और एक घनाकार, एक स्तंभाकार। तो उसमें किस प्रकार के होते हैं? ये सल्की उपकला के बने रहते हैं। ठीक है, और ये
किस पर टिका रहता है? लेमिना प्रोपिया नामक आधार कला पर टिका रहता है। ये जो होता है ना, ये संयोजी उत्तक का स्तर होता है, ये अधश्लेष्मी का, और इस संयोजी उत्तक के स्तर पर ये टिका हुआ रहता है। इसकी आधार कला होती है कौन सी? लेमिना प्रोपिया, और उस आधार कला पर ये स्तर जो है, श्लेष्मा स्तर है, वो टिका हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कितने स्तर हो गए? 4 स्तर हो गए। कौन कौन से? सिरोसा, पेशी स्तर, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका। ये इसकी औत्तिकी के अंदर 4 स्तर पाए जाते हैं। किसकी औत्तिकी के अंदर? ग्रासनाल या ग्रसिका। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला भाग आता है आपकी पाचन तंत्र का, आमाशय या स्टमक। कौन सा भाग आता है? आमाशय या स्टमक। आमाशय की यदि संरचना में आप देखें, आमाशय में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? देखो, सबसे पहले तो देखिए आमाशय कहाँ पाया जाता है। आमाशय डायफ्राम के नीचे बाईं ओर होता है। कहाँ होता है ये? डायफ्राम के नीचे। डायफ्राम वैसे पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ये श्वसन तंत्र का भाग होता है। इसके ऊपर ये होता है डायफ्राम, जिसको तनुपट्ट, पेशीय संरचना, ये तनुपट्ट भी कहा जाता है ये। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम होता है, ये इसके बाईं ओर आमाशय पाया जाता है। कैसी आकृति का होता है? जे आकार का ये पेशीय थैलेनुमा संरचना होती है। कौन सा भाग? आमाशय। ठीक है, तो ये आमाशय पढ़ते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, एक तो कार्डियक और फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। तो सबसे पहला जो भाग है ये होता है, इसमें ऊपर वाला भाग ये होता है कार्डियक, जो कहां से जुड़ा होता है? ये आमाशय को किससे जोड़ता है? ग्रसिका या ग्रासनाल से जोड़ता है। और ग्रसिका और ग्रासनाल में, इसमें कार्डियक भाग में जहां पर ये जुड़ता है, उस भाग में एक रंध्र पाया जाता है, या जो जोड़ होता है, उस जोड़ को क्या कहते हैं? कार्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिया। ठीक है, इस कार्डिया पर एक संकोचनी लगी रहती है, जो क्या करती है? इसको बंद करने का काम करती है, जिससे भोजन क्या है? आमाशय से वापस ग्रासनाल में ना जाए। ये क्या पाई जाती है? एक संकोचनी पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? कार्डियक संकोचक। ठीक है, क्या कहा जाता है? कार्डियक संकोचक। ये कार्डियक संकोचक है, वो इसमें पाया जाता है, या इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। एक संकोचक पाया जाता है, ग्रासनाल से जुड़ा हुआ भाग होता है ये, और ये इसमें एक संकोचक पाया जाता है, जिसे कार्डियक संकोचक कहते हैं। ये संकोचक कहाँ पाया जाता है? कार्डिया वाले भाग में। ठीक है, फिर आता है दूसरा भाग, इसका जो इसका मुख्य भाग है, पूरी जो इसकी बॉडी है, उसका निर्माण करने का काम करता है। 80% भाग जो होता है इसका, ये वाला भाग होता है बीच वाला, जिसे आमाशय का फंडस भाग भी कहते हैं। फंडस या फंडिक भाग जो है वो होता है 80% भाग ये जो बनाता है। कौन बनाता है? ये फंडिक या फंडस भाग जो है वो आमाशय का 80% भाग है, कवर करता है। और इस भाग से पाचक रसों का स्त्रावन होता है। ये जो भाग है ना फंडस, इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जठर ग्रंथियां होती है, और ये जठर ग्रंथियां क्या करेगी? पाचन की क्रिया में भाग लेती है ये, और इसकी सहायता करने के लिए, पाचन में सहायता करने के लिए यहाँ से बहुत सारे पाचक रसों का स्त्रावण होता है। ठीक है, तो ये हो गया फंडस भाग। और फिर तीसरा भाग आता है इसमें, ये तीसरा भाग जो है पाइलोरिक भाग। कौन सा भाग? ये जो भाग है पाइलोरिक भाग, ये क्या करता है? इसको ग्रहणी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आमाशय को किससे जोड़ता है? ग्रहणी से। ये जो भाग होता है ग्रहणी, छोटी आंत का भाग है ये, और इससे जोड़ने का काम कौन करता है? ये पाइलोरिक भाग करता है। इस भाग पर एक जो जॉइंट है इसका, ग्रहणी से जो जोड़ बनता है, इस भाग पर एक छिद्र पाया जाता है। ये जो जोड़ होता है इसे क्या कहते हैं? पाइलोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइलोरस। और इस पाइलोरस पर अवरोधनी होती है या संकोचक होता है, जिसे क्या कहते हैं? पाइलोरस संकोचक। ठीक है, क्या कहा जाता है? पाइलोरस संकोचक या पाइलोरिक संकोचक या पाइलोरिस स्फिंक्टर भी इसको कहा जाता है। ये क्या करेगा?
भोजन को ग्रहणी भाग से वापस आमाशय में आने से रोकते हैं। जब भोजन यहाँ से पाचन होने के बाद में ग्रहणी में आ गया तो उसके बाद में वापस यहाँ पर न आए आमाशय में, तो इसके लिए ये संकोचक जो होता है, स्फिंक्टर जो होता है, ये जो जोड़ पर ये पाइलोरस भाग पाया जाता है जिस पर संकोचक होता है। कौन सा? पाइलोरिक संकोचक। ठीक है, क्या होता है? पाइलोरिक संकोचक। ये पाइलोरिक संकोचक क्या करेगा? ये पाइलोरस को क्या करता है? बंद करने का काम करता है जब भोजन है वो वापस जिससे आमाशय में ना आए। ठीक है, ग्रहणी से। तो ये हो गए इसके 3 भाग। कौन कौन से? कार्डियक या जठरागम भाग, दूसरा फंडिक या फंडस, ये 80% भाग बनाता है। कार्डियक भाग ग्रासनाल से जोड़ता है इसको, आमाशय को। इस पर एक संकोचक पाया जाता है जिसे कार्डियक संकोचक कहते हैं, जो भोजन को विपरीत दिशा में गमन करने से रोकता है। फिर आता है 80% भाग फंडिक या फंडस, और जो क्या करता है? पाचक रसों का स्त्रावण करता है। यहीं पर जठर ग्रंथियां वो अधिक विकसित होती है। यहाँ पर बहुत प्रकार, इनमें जो पाए जाने वाली जो जठर ग्रंथियां हैं उनमें बहुत सारे प्रकार की पाचन करने में सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है तीसरा भाग जो ग्रहणी से जुड़ा होता है। इसका अंतिम भाग है किसका? आमाशय का, जो इसको ग्रहणी से जोड़ता है। ये इस पर ग्रहणी और आमाशय के जोड़ पर एक जो छिद्र पाया जाता है इसे क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। क्या कहा जाता है? पाइलोरस। और यहां पर जो जोड़ होता है इस जोड़ को क्या कहा जाता है? कार्डिया। ठीक है, जो ग्रासनाल से आमाशय को जोड़ता है उस भाग का जो जोड़ है उसे क्या कहते हैं? कार्डिया कहते हैं। और ये भाग कहलाता है पाइलोरस, और इसके ऊपर पाइलोरिक स्फिंक्टर या संकोचक पाया जाता है जो भोजन को ग्रहणी से इसमें आमाशय में आने से रोकने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आमाशय की संरचना होगी। अब इसकी आंतरिक संरचना या औत्तिकी जब देखें, इसकी उत्तिकीय संरचना किस प्रकार की होती है, तो उसमें औत्तिकी में देखें तो इसमें 4 भाग होते हैं। ठीक है, आहारनाल की, संपूर्ण आहारनाल की जो औत्तिकी है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो सिरोसा, दूसरा पेशी स्तर या मसल्स लेयर, तीसरा अधश्लेष्मिका या सब म्यूकोसा, और चौथा भाग जो होता है वो होता है म्यूकोसा। ठीक है, तो सभी को 4 भागों में बांटते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आमाशय है इसकी औत्तिकी को भी 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे बाहर वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? सिरोसा कहा जाता है। सबसे बाहरी स्तर होता है ये। ठीक है, जो विसरल पेरिटोनियम का बना हुआ होता है। सल्की उपकला, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो किसकी बनी होती है? सल्की उपकला कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ठीक है, ये भाग हो गया कौन सा? इसका सिरोसा भाग। किसका? आमाशय का। दूसरा जो भाग होता है इसका पेशी स्तर या मसल्स लेयर। मसल्स लेयर जो है ये, इसकी मसल्स लेयर को 3 भागों में बांटा गया। देखिए एक चीज उसमें जो हमने ग्रास नाल में देखा था, तो ग्रास नाल की जो मसल्स लेयर है उसको हमने 2 भागों में बांटा। ये देखिए 2, एक तो अनुदैर्ध्य और एक वर्तुल। लेकिन इसकी जो मसल्स लेयर है वो 3 भागों में विभाजित है। एक तो सबसे बाहर वाली जो होती है वो होती है अनुलंब। कौन सी होती है? अनुलंब। देखिए इसकी यदि हम संरचना में देखें, इसमें सबसे बाहर वाला जो भाग है वो होता है सिरोसा। आमाशय की आंतरिक संरचना या औत्तिकी में देखते हैं जब, और ये इसका अनुप्रस्थ काट है आमाशय का। तो इसमें सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा कहलाता है? सिरोसा। दूसरा स्तर जो है ये पूरा का पूरा भाग, वैसे ये पूरा का पूरा भाग क्या कहलाता है? पेशी स्तर होता है। ये पेशी स्तर है, और पेशी स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बाहर वाला अनुलंब पेशी स्तर। ठीक है, अनुलंब पेशी स्तर। इसमें वैसे अक्ष के समांतर इसमें सीधी खड़ी पेशीय तंतु खड़े लगे रहते हैं ऐसे। और दूसरा होता है वर्तुल पेशी स्तर। इसमें ये कैसे वर्तुल स्थिति में लगे रहते हैं ऐसे, पूरे वर्तुल पेशीय तंतु होते हैं। तीसरा जो पेशी स्तर होता है वो होता है तिरछा। इसमें आड़े तिरछे पेशीय तंतु है वो पाए जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के पेशी स्तर होते हैं। एक तो अनुलंब पेशी स्तर,
दूसरा वर्तुल पेशी स्तर और तीसरा तिरछा पेशी स्तर। ठीक है, जो इस आमाशय में क्रमाकुंचन पैदा करने में सहायक होते हैं, ये पेशी स्तर। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के पेशी स्तर हो गए? 3 प्रकार के। एक तो कौन सा? अनुलंब, दूसरा वर्तुल, तीसरा तिरछा। ठीक है, ये सबसे अंदर की ओर। और ये सारे के सारे जो पेशी स्तर होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? अरेखित व अनैच्छिक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? अरेखित व अनैच्छिक। पेशियों के बारे में हमने पढ़ा था, रेखित व ऐच्छिक पेशियां, अरेखित अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। ये हमने जंतु तक जो एनिमल टिश्यू है 11th क्लास के अंदर अपना चैप्टर, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये किस प्रकार का होता है? अरेखित व अनैच्छिक प्रकार की पेशियां इसमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ये अपनी इच्छा से काम करते हैं। जब भोजन इसके अंदर आता है आमाशय में, तभी इसमें क्या हो गई? क्रमाकुंचन की क्रिया होगी। स्वतः हम इसमें क्रमाकुंचन पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है अगला स्तर, सब म्यूकोसा या अधश्लेष्मिका। ये पेशी स्तर या मसल्स लेयर के नीचे पाया जाता है और किसका बना होता है? अवकाशी संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। किसका? अवकाशी संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। इसमें तंत्रिका तंतु व रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें? तंत्रिका तंतु और रक्त वाहिनियां स्थित होती है। चौथा भाग जो है इसका अंतिम भाग है, उस भाग को कहते हैं श्लेष्मिका स्तर। ठीक है, या इसको बोलते हैं म्यूकोसा। यह सबसे आंतरिक स्तर होता है, अंदर की ओर पाया जाता है और सबसे विकसित प्रकार का ये स्तर होता है। ये किसका बना होता है? सरल स्तंभाकार कोशिकाओं का। किसका बना होता है? सरल स्तंभाकार कोशिकाओं का बना होता है। और श्लेष्मीय उपकला, सरल स्तंभाकार श्लेष्मीय उपकला, यानी इसमें श्लेष्मा का भी स्त्रावण पाया जाता है, तो इसमें श्लेष्मीय उपकला का भी कह सकते हैं इसको। इसका ये जो भाग है श्लेष्मिका भाग, इसमें 4 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो होती है ग्रासनालीय जठर ग्रंथियां, दूसरी कार्डियक जठर ग्रंथियां, तीसरी फंडिक जठर ग्रंथियां या फंडस जठर ग्रंथियां, चौथी होती है पाइलोरिक जठर ग्रंथियां। पाइलोरिक जठर ग्रंथियां। तो कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की इसमें जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। ये जो है ग्रासनालीय जठर ग्रंथियां, ये जो ग्रास नाल वाला जो भाग होता है उसमें पाई जाती है। जो ग्रास नाल वाला भाग किसमें खुलता है? आमाशय में खुलता है, वहां पर ये पाई जाती है। इससे श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है कार्डियक जठर ग्रंथियां। ये जो कार्डियक भाग होता है जो ग्रास नाल को आमाशय से जोड़ता है, तो उस भाग के अंदर ये कार्डियक जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इन जठर ग्रंथियों से भी श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। ये जो है पाइलोरिक जठर ग्रंथियां, ये पाइलोरस भाग में पाई जाती है। पाइलोरिक भाग में ये जो अंतिम भाग होता है इसका आमाशय का, जो इसको आमाशय को किससे जोड़ता है? ग्रहणी भाग से जोड़ता है। ये पाइलोरिक जठर ग्रंथियां इसमें पाई जाती है और ये किसका स्त्रावण करता है? इसमें इससे भी श्लेष्मा का स्त्रावण करता है। लेकिन सबसे मुख्य जो इसमें जठर ग्रंथियां हैं वो कौन सी है? फंडिक जठर ग्रंथियां। ठीक है, इन तीनों प्रकार की जठर ग्रंथियों से श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें कोशिकाएं पाई जाती है बहुत सारे प्रकार की। कौन कौन सी? जाइमोजन कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका, अर्जेंटाफिन कोशिका, श्लेष्मा कोशिका और कौन सी? जी कोशिकाएं, जी सेल्स या गैस्ट्रिक सेल्स इनको कहते हैं। सबसे पहली जो है, पहले प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको हम कहते हैं जाइमोजन, या इनको चीफ सेल्स या मुख्य कोशिका, या इनको पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जाइमोजन कोशिकाएं, चीफ या मुख्य कोशिकाएं, या पेप्टिक कोशिकाएं। इनसे जाइमोजन सेल्स जो होती है इनसे पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन
का स्त्राव, ये निष्क्रिय हार्मोन होते हैं जिनको HCl सक्रिय करके पेप्सिन व रेनिन में बदलता है। रेनिन तो क्या करता है, दूध की प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, और ये पेप्सिनोजन इससे बनता है पेप्सिन सक्रिय होने से HCl की उपस्थिति में। और ये पेप्सिन क्या करेगा, भोज्य पदार्थों के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का क्या करता है, उसका पाचन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पेप्सिनोजन, ये जो निष्क्रिय हार्मोन है पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन, उनका स्त्रावण किससे होता है, जाइमोजन या चीप कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। फिर अगली प्रकार की दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं ऑक्सेंटिक, या इनको पैराइटल कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी कोशिकाएं कौन से भाग में है, देखो यहाँ पर पाई जाती है। ये जो भाग है श्लेष्मिका वाला भाग, इस श्लेष्मिका भाग में ये सारी की सारी कोशिकाएं, ये 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जिनका अलग अलग कार्य होता है। ये इसका ऊपर वाला जो भाग है वो अधश्लेष्मिका कहलाता है। तो ये जो है ऑक्सेंटिक या पैराइटल दूसरी कोशिका, दूसरे प्रकार की, ये जो कोशिकाएं होती है इनसे किसका स्त्रावण किया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, ये जो सूक्ष्म जीवाणु आते हैं किसके अंदर, ये आहार नाल में भोजन के साथ में, उनको नष्ट करने का काम करता है। दूसरा इसका कार्य क्या है, ये भोजन में जो छोड़े जाते हैं ये जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन निष्क्रिय हार्मोन जो है उनको सक्रिय करने का भी काम करता है। कौन, HCl। तो क्या करता है ये, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन नामक ये निष्क्रिय हार्मोन है उनको सक्रिय करने का काम करता है HCl। और इनके अलावा इन कोशिकाओं से स्त्रावित होता है नेज या कैसल्य इंट्रिंसिक कारक, नेज फैक्टर बोलते हैं इसको, नेज इंट्रिंसिक फैक्टर या कैसल्य नेज या कैसल्य इंट्रिंसिक कारक। ये क्या काम करता है, नेज या कैसल्य इंट्रिंसिक कारक, ये जो विटामिन बी होता है, विटामिन B12 B12, उस विटामिन B12 का के अवशोषण में ये सहायता करता है। कौन, नेज या इंट्रिंसिक कारक। तीसरे प्रकार की इसमें सेल्स आती है अर्जेंटाफिन। कौन सी सेल्स आती है, अर्जेंटाफिन। ये जो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं हैं इनसे हार्मोन निकलता है सीरोटोनिन हार्मोन। ये जो सीरोटोनिन हार्मोन है ये क्या काम करेगा, सीरोटोनिन ये वाहिनी संकोचक होता है, वाहिनी संकोचक। ये जब इन हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं होती है आमाशय के अंदर, तब ये क्या करता है, ये सीरोटोनिन इन जठर ग्रंथियों की वाहिनियों को संकुचित करके और इन हार्मोन्स का, इन एंजाइम्स का क्या करता है, नियमन करने का काम करता है। जितने भी एंजाइम्स निकलते हैं इससे और जितने भी स्त्राव निकलते हैं जठर ग्रंथियों के, उनको रोकने का काम ये करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, वाहिनी संकोचक होता है। फिर आता है अगला श्लेष्मा कोशिका। इससे किसका स्त्रावण होता है, नाम से ही प्रदर्शित है कि श्लेष्मा कोशिका किसका स्त्रावण होगा, श्लेष्मा का। श्लेष्मा का स्त्रावण करती है और ये श्लेष्मा क्या करती है, ये HCl के प्रभाव से आमाशय भित्ति की क्या करती है, रक्षा करती है। आमाशय भित्ति की रक्षा किसके प्रभाव से, HCl के प्रभाव से। ठीक है, तो अम्लीय जो प्रभाव है उससे आमाशय भित्ति की रक्षा करने का काम करता है कौन, श्लेष्मा। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो भाग है वो होती है जी सेल। कौन सी सेल, जी सेल। ये या गैस्ट्रिक सेल्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं से गैस्ट्रिन
का स्त्राव किया जाता है। किसका? गैस्ट्रिन का। और ये गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है जो जठर ग्रंथियां, उनके संकुचन को प्रेरित करता है। कौन? गैस्ट्रिन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कितने प्रकार की हो गई है? 5 प्रकार की कोशिकाएं हो गई इसमें जठर ग्रंथियों में। ये जो फंडिक जठर ग्रंथियां हैं उसके अंदर कौन कौन सी? जाइमोजन या चीफ कोशिका, ऑक्जेंटिक या पेराइटल कोशिका, अर्जेंटाफिन कोशिका, श्लेष्मा कोशिका और गैस्ट्रिक कोशिका। ठीक है, तो जिनसे अलग अलग पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है जो पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो आमाशय है उस आमाशय की ओत्तिकी कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला भाग, ह्यूमन इंटेस्टाइन, मानव की आंत्र। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।